किसी शहर का नाम ना वो सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे पूरी की पूरी कहानी छुपी होती है। आज हम उत्तर प्रदेश के एटा जिले की कहानी को समझेंगे, जहां कुछ मजेदार कहानियां, इतिहास और आज की सच्चाई सब मिलकर एक दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कोई लोमड़ी किसी शहर को उसका नाम दे सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर एटा के नाम की कहानी हमें इसी हैरान करने वाले सवाल के पास ले जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटा नाम के पीछे आखिर कौन कौन सी कहानियां हैं। और मजे की बात यह है कि ये कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो एक कहानी कुछ यूं है कि अवागढ़ के राजा शिकार पर निकले थे। अब उनके शिकारी कुत्तों ने एक लोमड़ी को देख लिया और बस उसके पीछे पड़ गए। लोमड़ी बेचारी अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन जैसे ही वो एक खास जगह पे पहुंची, पासा ही पलट गया। जिस लोमड़ी को सब डरा हुआ समझ रहे थे, उसने घूमकर कुत्तों पर ही जबरदस्त हमला कर दिया। लोमड़ी के इसी हिम्मत वाले आक्रामक जवाब की वजह से कहते हैं उस जगह का पुराना नाम पड़ गया आंथा। आंथा का मतलब ही होता है पलटकर जोरदार जवाब देना। और जानते हैं एक और दिलचस्प बात, इस नाम को वहां के यादव समुदाय के जुझारू मिजाज से भी जोड़ा जाता है। तो देखा, नाम एक कहानियां दो, और दोनों कितनी अलग। एक तरफ है लोमड़ी की बहादुरी वाली कहानी जिससे नाम आया आथा, और दूसरी तरफ एक बहुत ही सीधी सादी कहानी कि एक प्यासा मुसाफिर था, पानी के लिए जमीन खोद रहा था और उसे क्या मिला? एक ईंट। और कहते हैं कि इसी ईंटा से बाद में एटा बन गया। अच्छा, ये तो हो गई कहानियां और किंवदंतियां। आप जरा इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं कि रिकॉर्ड्स में एटा के बारे में क्या मिलता है। एटा का इतिहास ना बहुत ही रिच रहा है। पुराने जमाने में तो इसे आंथा ही कहते थे। फिर आई 13वीं सेंचुरी, जब ये जमीन मशहूर कवि अमीर खुसरो की जन्मभूमि बनी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और फिर आया साल 1857, जब एटा आजादी की पहली लड़ाई का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया। जी हाँ, उर्दू और हिंदवी शायरी के वो बेताज बादशाह अमीर खुसरो, वो इसी एटा की मिट्टी की देन है। उनका जन्म यहीं पटियाली में हुआ था। ये जिले के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अनमोल सांस्कृतिक खजाना है। और ये साल 1857 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस महान क्रांति का प्रतीक है जिसमें एटा ने बहुत अहम एक सेंट्रल रोल निभाया था। ये इस इलाके के इतिहास का वो पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इतिहास तो शानदार रहा है। अब देखते हैं कि आज एटा की वो कौन सी धरोहरें हैं जो इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। ये नंबर 2, ये बहुत खास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यज्ञशाला, हाँ मतलब वैदिक हवन अनुष्ठान के लिए बना एक बहुत बड़ा हवन कुंड, वो यहीं एटा में है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक असाधारण उपलब्धि है। तो एटा की धरोहरों की बात करें तो गुरुकुल की वो विशाल यज्ञशाला तो है ही, साथ में है अवागढ़ का ऐतिहासिक किला और भगवान शिव का बहुत पुराना कैलाश मंदिर। ये तीनों जगह आज भी एटा के शानदार अतीत की गवाही देती हैं। तो ये तो हुई इतिहास और विरासत की बात। चलिए अब अतीत से निकलकर आज के एटा को देखते हैं। आज इसकी पहचान क्या है? अगर आज की आबादी पर नजर डालें तो यहाँ मुख्य रूप से 2 बड़े समुदाय हैं, यादव और लोधी राजपूत। यही दोनों समुदाय इस इलाके के सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताने बाने को बनाते हैं। लेकिन आज की एक सच्चाई ये भी है, एक कड़वी सच्चाई, कि एटा उत्तर प्रदेश के उन 34 जिलों में गिना जाता है जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं। और इसी वजह से इसे डेवलपमेंट के लिए बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम से मदद भी मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी यहाँ काफी कुछ बदला है। पहले जो कासगंज जिला है वो एटा का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर 15 अप्रैल 2008 को एटा की 3 तहसीलों कासगंज, पटियाली और सहावर को मिलाकर एक अलग नया जिला बना दिया गया। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सार पर। एक तरफ एटा की शानदार विरासत है और दूसरी तरफ आज की हकीकत। चलिए इन दोनों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझते हैं। एटा की कहानी में ना एक अजीब सा कंट्रास्ट है। एक तरफ देखिए 1857 की क्रांति का केंद्र होने का गर्व, अमीर खुसरो की जन्मभूमि होने का फख्र, और दूसरी तरफ आज की आर्थिक चुनौतियां और बंटवारे के बाद एक छोटा जिला रह जाने की हकीकत। तो आखिर में एक सवाल बचता है,
किसी भी जगह की असली पहचान आखिर होती क्या है? क्या वो उसके इतिहास की दमदार कहानियों में जिंदा रहती है या फिर उसकी आज की सच्चाई में? एटा की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।